नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। हाल ही में इसरो ने पहली बार निजी क्षेत्र द्वारा विकसित उपग्रहों का परीक्षण किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के यूआर उपग्रह केंद्र में कई कंपनियों और शिक्षा जगत के उपग्रहों का परीक्षण किया जा रहा है। इसरो ने उपग्रहों और रॉकेट्स के विभिन्न हिस्सों के निर्माण एवं संरचना में अब तक केवल भारतीय उद्योग से ही सहायता प्राप्त की है। इससे पहले आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत उपग्रहों, प्रक्षेपणों और अंतरिक्ष आधारित सेवाओं सहित अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की भूमिका की घोषणा की गई थी। आइए अब निजी क्षेत्र की भागीदारी के लाभों को समझते हैं। निजी क्षेत्र तकनीकी प्रणालियों में परिवर्तन, डिजिटलीकरण आदि से संबंधित भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। निजी क्षेत्र अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रसार में वृद्धि और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में सहायता कर सकता है। इसरो अपने प्रमुख अनुसंधानों, डीप स्पेस मिशन आदि पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। निजी क्षेत्र क्षमता निर्माण, अत्याधुनिक तकनीक, नवीनतम नवाचार आदि में योगदान कर सकता है। यदि भारत द्वारा इस क्षेत्र में किए गए उपायों की बात करें तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया है। दरअसल ये उद्योग जगत को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की सुविधा के लिए इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने और उसे सहायता प्रदान करने के लिए अधिदेशित है। एंट्रिक्स अंतरिक्ष उत्पादों के प्रचार और वाणिज्यिक दोहन के लिए इसरो की विपणन शाखा है। बेंगलुरु में स्पेस टेक्नोलॉजी पार्क, जहां उद्योग जगत द्वारा उपयोग के लिए कई प्रकार की सुविधाएं स्थापित की गई हैं। हाल ही में जारी ह्यूमंस इन स्पेस पॉलिसी 2021 के प्रारूप में स्टार्टअप्स और स्थानीय उद्योग को परस्पर संबद्ध करने की योजना का उल्लेख किया गया है। अगली खबर विज्ञान जगत से। हाल ही में विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का अपने द्वितीय चरण में 100 जिलों तक विस्तार हुआ है। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं के बीच स्टेम यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे विषयों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे कक्षा 9 से 12 तक की मेधावी छात्राओं के लिए एक समान परिस्थितियां प्रदान करके उन्हें स्टेम में करियर निर्माण के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। इस अभिप्रेरण से वे उच्च शिक्षा में स्टेम का अध्ययन करने में सक्षम होंगी। ये कार्यक्रम वर्ष 2019 में आईबीएम के सहयोग से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आरंभ किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रवृत्ति, समीपवर्ती वैज्ञानिक संस्थानों का निरीक्षण, विज्ञान शिविरों का आयोजन, प्रख्यात महिला वैज्ञानिकों के व्याख्यान और करियर संबंधी परामर्श दिया जाना शामिल है। ये कार्यक्रम 50 जवाहर नवोदय विद्यालयों में संचालित किया जा रहा है और अब इसे वर्ष 2021-22 के लिए 50 अन्य जवाहर नवोदय विद्यालय तक विस्तारित किया गया है। अनुसंधान और विकास सांख्यिकी तथा संकेतक 2019-20 के अनुसार भारत में केवल 16.6% महिलाएं ही अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में संलग्न हैं। ये आंकड़ा स्टेम में महिलाओं की कम भागीदारी को दर्शाता है। इस कम भागीदारी के कारणों में रूढ़िवादिता, संसाधनों तक सीमित पहुंच, स्टेम में निम्न करियर विकल्प, पारिवारिक मुद्दे जैसे विवाह, पारिवारिक जिम्मेदारियां आदि शामिल हैं। इन कारणों की वजह से महिलाओं को उच्च शिक्षा के दौरान पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है और इसके अलावा ये कारण वैज्ञानिक नौकरियों के लिए पात्रता आयु से अधिक हो जाना और कार्यस्थल से लंबे समय तक अनुपस्थिति या नौकरी से त्यागपत्र देने के लिए भी प्रेरित करते हैं। आइए अब स्टेम में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपाय भी जानते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं किरण पहल की। किरण पहल यानी पोषण के माध्यम से अनुसंधान उन्नति में जन भागीदारी। इसका लक्ष्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना है। किरण के अंतर्गत महिला वैज्ञानिक योजना बेरोजगार महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विदों को फेलोशिप सहित करियर के अवसर प्रदान करती है। महिला विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और विकास के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए क्यूरी कार्यक्रम चलाया गया है, जो महिला विश्वविद्यालयों में नवाचार और उत्कृष्टता के लिए विश्वविद्यालय अनुसंधान का एकीकरण करता है। भारत को चीन से स्थानांतरित होने वाली फर्मों के लिए सर्वोत्तम वैकल्पिक गंतव्य का दर्जा प्राप्त हुआ। हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत को वियतनाम के साथ उन कंपनियों के लिए सर्वोत्तम विकल्प का दर्जा प्रदान किया गया है जो अपने परिचालन को चीन से बाहर स्थानांतरित करने की योजना बना रही हैं। अमेरिका चीन व्यापार युद्ध ने विशेष रूप से अमेरिकी कंपनियों को चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए प्रेरित किया है। इसके अलावा कोविड-19 महामारी के दौरान आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान ने भी चीन पर अत्यधिक निर्भरता
निर्भरता के जोखिम को प्रकट किया है। चीन में विनिर्माण की लागत में हो रही वृद्धि ने भी इसमें योगदान दिया है। भारत के लिए प्रमुख लाभों में शामिल है सुदृढ़ लॉजिस्टिक तंत्र, विदेशी निवेश में वृद्धि, कुछ क्षेत्रों के लिए विकसित तंत्र जैसे फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल आदि, कुशल कार्यबल, बढ़ती प्रयोज्य आय के साथ विशाल घरेलू बाजार, श्रम की अपेक्षाकृत निम्न लागत आदि। भारत ने इस संबंध में अनेक कदम भी उठाए हैं, जैसे कंपनियों को आकर्षित करने के लिए कॉर्पोरेट कर दरों में कटौती की गई है। उत्पादन और निवेश को बढ़ावा देने के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजनाएं संचालित की जा रही हैं। व्यवसायों को आकर्षित करने के लिए लैंड पूल विकसित किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत विद्युत, जल और सड़क पहुंच के साथ भूमि प्रदान की जाती है। आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परिचालन में है। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा आपूर्ति श्रृंखला लोचशीलता पहल प्रस्तावित की गई है। अगली खबर संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व खाद्य सुरक्षा समिति ने भूखमरी के उन्मूलन के लिए अब तक के प्रथम स्वैच्छिक दिशा निर्देशों का समर्थन किया है। इन दिशा निर्देशों को व्यापक खाद्य तंत्र उपागम का उपयोग करके सभी प्रकार की भूखमरी और कुपोषण के उन्मूलन की दिशा में देशों के प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार किया गया है, जो कि सतत विकास लक्ष्य 2 का भाग है। इसके अंतर्गत की गई अनुशंसाओं का उद्देश्य प्रासंगिक क्षेत्रों के बीच नीतिगत एकीकरण को प्रोत्साहित करना और आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संधारणीयता को संबोधित करना है। इन दिशा निर्देशों को 7 प्रमुख क्षेत्रों के परिप्रेक्ष्य में बनाया गया है। इसमें शामिल है पारदर्शी, लोकतांत्रिक और जवाबदेह शासन, स्वस्थ आहार प्राप्त करने के लिए सतत खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाएं, संधारणीय खाद्य प्रणालियों के माध्यम से स्वस्थ आहार के लिए न्यायसंगत और समान पहुंच, संधारणीय खाद्य प्रणालियों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, जन केंद्रित पोषण के बारे में ज्ञान, शिक्षा और सूचना, खाद्य प्रणालियों में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण तथा मानवतावादी संदर्भों में सुनम्य खाद्य प्रणाली। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण 130 मिलियन से अधिक लोग भूखमरी से पीड़ित हो गए हैं और 3 मिलियन से अधिक लोग स्वस्थ आहार वहन कर पाने में अक्षम हैं। ये दिशा निर्देश अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों के कार्यों और अधिदेश के सहयोगी रहे हैं, जैसे कि पोषण पर कार्रवाई का संयुक्त राष्ट्र दशक वर्ष 2016 से 2025 तक। खगोलविदों ने छोटे ब्लैक होल्स के समूहों की खोज की है। नासा के हबल टेलीस्कोप ने एक विशाल ब्लैक होल के स्थान पर ग्लोबुलर क्लस्टर्स NGC 6397 में छोटे ब्लैक होल्स के समूह की खोज की है। ग्लोबुलर क्लस्टर्स अत्यधिक सघन तारकीय प्रणालियां हैं जो तारों को समूह में एक दूसरे के निकट बनाए रखने में मदद करते हैं। ये आकार में ठोस गोले की तरह दिखते हैं और इनमें सैकड़ों, हजारों और कभी-कभी लाखों की संख्या में तारे समाहित होते हैं। ग्लोबुलर क्लस्टर्स में आकाशगंगा के कुछ प्राचीन तारे शामिल हैं और माना जाता है कि ये अपने इतिहास के शुरुआती दिनों में निर्मित हुए थे। इनके अध्ययन से ब्रह्मांड की आयु के आकलन तथा आकाशगंगा के केंद्र की स्थिति के निर्धारण में मदद मिल सकती है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में स्थित एक ऐसा स्थान है जहां गुरुत्वाकर्षणीय प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि यहां से प्रकाश भी नहीं जा सकता। यहां गुरुत्वाकर्षण बल के अत्यधिक मजबूत होने से पदार्थ एक छोटे से स्थान में धीरे धीरे संकुचित हो जाते हैं। ये तब होता है जब कोई विशाल तारा नष्ट हो रहा हो। आकार के आधार पर ब्लैक होल को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे छोटा ब्लैक होल जो केवल एक परमाणु जितना छोटा होता है। दूसरा है स्टेलर मास ब्लैक होल जो सूर्य के द्रव्यमान से कुछ गुना अधिक होता है और तीसरा है सुपरमैसिव ब्लैक होल जो सूर्य के द्रव्यमान से कई गुना अधिक होता है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक नवंबर माह में 1.9% की गिरावट के बाद औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में दिसंबर माह से पुनः वृद्धि देखी जा रही है। IIP एक ऐसा सूचकांक है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विनिर्माण गतिविधियों की निगरानी करता है। विनिर्माण, खनन और विद्युत IIP के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। IIP में इनका भारांश 77.63%, 14.37% और 7.99% है। अर्थव्यवस्था के 8 कोर उद्योगों में जैसे विद्युत, कच्चा तेल, कोयला, सीमेंट, इस्पात, रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस और उर्वरक शामिल हैं और इन 8 कोर उद्योगों का भारांश IIP में सम्मिलित कुल मदों के भारांश का लगभग 40% है। IIP डेटा को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत है। IIP के लिए वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष के रूप में उपयोग किया जाता है।
डिजी लॉकर। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने सभी बीमा कंपनियों को डिजी लॉकर के माध्यम से अपनी डिजिटल बीमा पॉलिसी को जारी करने का परामर्श दिया है। डिजी लॉकर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। इसे डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन माइटी के अंतर्गत एक गैर लाभकारी कंपनी है। डिजी लॉकर का उद्देश्य नागरिकों को डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट के माध्यम से उनके प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त करना है। डिजी लॉकर के माध्यम से नागरिक अपने डिजिटल दस्तावेजों को कभी भी कहीं भी विधिक रूप से सत्यापित दस्तावेज की तरह उपयोग कर सकते हैं। आयु संवाद अभियान, मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी। आयु संवाद अभियान आयुर्वेद और कोविड महामारी पर संचालित सबसे बड़े जन जागरूकता अभियान कार्यक्रमों में से एक है। ये अभियान आयुष मंत्रालय द्वारा परिकल्पित और समर्थित है। इसे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये अभियान संपूर्ण भारत में लगभग 1 करोड़ लक्षित व्यक्तियों के लिए सूचना की एक रूपता को सुनिश्चित करेगा। ये कोविड-19 के विरुद्ध तथा कोविड के बाद प्रबंधन में आयुर्वेद के महत्व को समझने में लाभकारी सिद्ध होगा। सीएनजी ट्रैक्टर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने डीजल ट्रैक्टर से संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी ट्रैक्टर में रूपांतरित किया गया देश का प्रथम सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया। ये कम परिचालन लागतों, कम उत्सर्जन और रखरखाव की निम्न लागत को सुनिश्चित करता है। सीएनजी ट्रैक्टर से ईंधन की लागत पर 1 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक बचत होगी। सीएनजी एक गंधहीन, स्वादहीन, गैर विषाक्त और स्वच्छ ईंधन है। ये 96% मीथेन और कम मात्रा में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन आदि से संगठित होती है। सीएनजी किफायती होती है क्योंकि ये शीशा रहित होती है। साथ ही ये गैर संक्षारक, गैर तनुकृत और गैर दूषित है, जो इंजन की कार्यशील अवधि को बढ़ाने में सहायता करती है। मदिरा के दुरुपयोग पर निमहांस का अध्ययन। इस अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार मदिरा यानी अल्कोहल का अधिक सेवन डीएनए में अपरिवर्तनीय रूप से बदलाव कर सकता है। ये बदलाव मदिरा सेवन बंद करने पर भी जारी रह सकते हैं। निमहांस यानी राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं स्नायु विज्ञान संस्थान निमहांस बेंगलुरु देश में मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान का शीर्ष केंद्र है। नीति सीमा उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर के टूटने से प्रभावित नीति सीमा के साथ दोबारा कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए सीमा सड़क संगठन एक सेतु बना रहा है। नीति घाटी में स्थापित एक ग्राम है। ये चमोली जिले में भारत तिब्बत सीमा के निकट अंतिम ग्राम और चौकी है। लोसर त्योहार। तिब्बत के लोगों ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में लोसर त्योहार का आयोजन किया। ये त्योहार तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। लोसर शीत ऋतु की समाप्ति और वसंत ऋतु के आगमन को दर्शाता है। लोसर का संबंध मूल रूप से बौद्ध धर्म से है, जब तिब्बत के लोग बौद्ध धर्म का पालन करते थे। कलारी पयट्टू। ये केरल की युद्ध कला की एक शैली है। इसके प्रशिक्षण केंद्रों को कलारी कहा जाता है, जो धार्मिक पूजा के केंद्र भी हैं। इस कला शैली का प्राथमिक उद्देश्य मन और शरीर के बीच मौलिक समन्वय स्थापित करना है। इस कला के अंतर्गत स्थानीय औषधीय पद्धतियों में विशेषज्ञता पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।